दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज मैं तुषार गांधी साहब के साथ वाराणसी में हूं और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी चीज़ उनको इस ठंड में मुंबई से वाराणसी लेकर के आई। तुषार साहब, आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आप जो है वो वाराणसी आने का क्या कारण है, क्या चीज़ आपको यहाँ लेकर के आई है? सलाम सलीम भाई, आपके दर्शकों को भी मेरा सलाम। बनारस में सर्व सेवा संघ नाम की एक संस्था थी जो बापू की हत्या के बाद उसका गठन किया था। बाबू राजेंद्र प्रसाद साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे सबने सेवाग्राम में मिलकर ये फैसला किया था कि ऐसी एक संस्था बने जो बापू के विचार को और बापू के जो प्रयोग थे उनको जनता में अविरत चालू रखे और जनता तक फैलाती रहे। तो उसके लिए सर्व सेवा संघ की स्थापना 1948 में हुई थी। उसके बाद यहाँ जेपी और विनोबा भावे वगैरह के कारण यहाँ एक संस्था गठित की गई और एक पब्लिकेशन डिवीजन सर्व सेवा संघ का यहाँ शुरू किया गया, जिसमें विनोबा और गांधी और जयप्रकाश के जो लिखाई थी उनकी किताबें छप के डिस्ट्रीब्यूट होती थी। राजघाट नाम की जगह थी। 2 साल पहले अचानक प्रशासन ने उसको अवैध डिक्लेयर कर दिया और कहा कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है और रेलवे की ज़मीन है, जबकि उस ज़माने में बाबू राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री जो रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने दस्तावेज करके ये ज़मीन सर्व सेवा संघ के नाम करवाई थी और सर्व सेवा संघ ने उसके लिए पैसा भी दिया था। वो सब किया गया था, फिर भी उसे अवैध डिक्लेयर करके अचानक एकदम से प्रशासन बुलडोज़र लेके आया, पुलिस लेके आया और सारा कैंपस ध्वस्त कर दिया, उसको खंडर बना दिया। बापू और विनोबा भावे की बड़ी लाइब्रेरी यहाँ थी, उनमें जो किताबें थी वो भी उठा के बाहर फेंक दी, वो इमारतों को तोड़ दे। बहुत कोशिश की बचाने के लिए, लोगों ने घेराव किए, सब किया, लेकिन ये प्रशासन माना नहीं। तो फिर सर्व सेवा संघ के जो कार्यकर्ता थे जो यहाँ वो संस्था चलाते थे, उन्होंने पिछले 100 दिनों से एक सत्याग्रह यहाँ किया है। हर रोज़ देश भर से लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आते हैं और बैठ के वो लोग वहीं उसी जगह पर सत्याग्रह कर रहे थे। 90वें दिन अचानक पुलिस वापस वहाँ पहुँच गई और वहाँ सारे जो बैनर वैनर लगे थे वो तोड़े और वहाँ बैठे हुए लोगों को कहा कि चले जाओ वरना हम गिरफ्तार कर लेंगे। पर कुछ लोग बैठे रहे तो उनको गिरफ्तार करके थाने ले गए। और तो इसलिए कल जब 100वां दिन है, जब समापन है इस सत्याग्रह का, तो उसमें शामिल होने और इस सरकार की दमनशाह नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ। मैं कल सुबह इस सत्याग्रह में शामिल रहूँगा और पूरा दिन वो सत्याग्रह दूंगा। ये जो अचानक इतनी पुरानी धरोहर को सरकार ने बुलडोज़र से नष्ट कर दिया, तो इसके खिलाफ अदालत या कोर्ट का कोई प्रोसेस हुआ या नहीं ये हुआ? सलीम भाई, इसमें ये ऑर्डर कलेक्टर ने सुनवाई के बगैर पास किया था और सर्व सेवा संघ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चालू होने यानी एडमिट होने के बाद प्रशासन ने, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कुछ भी करे उसके पहले बुलडोज़र भेज के सब तोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब जुडिस है, तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला करके अधिकारियों को उस दंडित करना चाहिए था। ये क्यों नहीं किया गया मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। पर अब ये लड़ाई इसी तरह से गांधी और विनोबा के बताए रास्ते पर लड़के न्याय लेना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई चारा दिख नहीं रहा। इस प्रशासन को आखिर इससे क्या लड़ाई है, क्या परेशानी है? अगर ये मौजूद रहती तो इसको
इससे क्या परेशानी थी जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो बुलडोज़र चलाने का फैसला करा? यूपी में सलीम भाई पिछले कई जब से बीजेपी की सरकारें आना शुरू हुई है, तब से एक के बाद एक उन्होंने गांधी और लोहिया जयप्रकाश के नाम पर चलने वाली संस्थाओं को अपने कब्जे में लेने का सिलसिला जारी रखा है। अब सर्व सेवा संघ जैसी जो जगहें है, उनका एक सिंबल, एक मेमोरियल के तरीके से सिंबल हो गया था, राजघाट के साथ उसको जोड़ा था। और सर्व सेवा संघ का एग्जिस्टेंस बापू की हत्या के साथ लिंक्ड है। तो आज जब बापू के हत्यारी जो राजनीति है वो सत्ता में है, तो उनको ये सारी जगहें चुभती, और इसलिए वो धरोहर नष्ट करने की उनकी पैरवी चलती रहती है हमेशा। चाहे वो अभी का साबरमती आश्रम हो अहमदाबाद का, जिसको रेनोवेशन के नाम पे उसका पूरा काया पलट कर देना चाहता है मोदी सरकार, चाहे वो बापू ने एस्टैब्लिश की हुई गुजरात विद्यापीठ हो, जिसके ऊपर आज एक संघ का वाइस चांसलर बिठा दिया गया, गुजरात के गवर्नर को वाइस चांसलर बनाकर उधर बिठा दिया है। तो ये सारी जो फितरत है उसके चलते ये स्पष्ट है कि उनको गांधी को मारने के बाद गांधी के विचार से कितना डर लगता है, और उसको वो लोग नष्ट करना चाहते हैं। तो ये जो इनके अंदर एक गिल्टी कॉम्प्लेक्स है कि भाई हमने जो है एक बहुत बड़ा जुर्म किया, और वो जुर्म जो है वो उनको अंदर से काटता है, और ये उस पे पर्दा डालना चाहते हैं, लोगों का ध्यान उस पे से हटाना चाहते हैं। बल्कि एक मर्तबा तो गुजरात के किसी एग्ज़ाम में ये सवाल भी पूछा गया था कि गांधी जी ने जो है वो आत्महत्या की थी या कि उनकी नॉर्मल जो है वो मौत हुई थी, यानी वो जो उनका हत्या का मामला का ऑप्शन ही नहीं था उस सवाल के जवाब में। तो ये जो इस तरह की इनकी बेचैनी है, ये कहाँ तक ले जाएगी लोगों को? सलीम भाई, इसमें उनको गिल्ट नहीं है, बिल्कुल उनको पश्चाताप या गिल्ट, अफसोस या गिल्ट नहीं है अपने कृत्य का। उनको डर इस बात का है कि उस इंसान की हत्या करवाने के बाद वो इंसान जिस विचार को सिंबलाइज करता था, जिस विचार से जिंदगी उसकी कटी थी, और जिस विचार ने पूरी हमारे देश के लोगों को तब एक राह दिखाई थी, एक उत्साह क्रिएट किया था, उस विचार का जो डर है उसके कारण उस विचार को दर्शाने वाली हर वास्तु, हर चीज को वो लोग नष्ट करने निकले हैं। उन्होंने बापू की हत्या को जस्टिफाई करने के लिए पिछले 75 साल से एक कैंपेन चलाया है कि भाई उसे मारना ही देश धर्म था, और हम मजबूर हो गए थे उसके कृत्यों के कारण उसे मारने के लिए। तो उन्हें पश्चाताप हरगिज नहीं है उसको मारने का, और जहाँ पश्चाताप नहीं होता वहाँ गिल्ट नहीं होती। उनको अब ये माद चढ़ गया है कि अब हमारा राज है, हमारी सत्ता है, और उनका जो हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मणवादी हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उसमें गांधी की समता का विचार उनको सबसे ज्यादा खलता है, और इसलिए उस पूरी सोच को वो लोग नष्ट कर देना चाहते हैं। ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां गांधी की प्रतिमा भी उनको चाहिए वैसा गांधी वो लोगों तक ले जाए। असली जो गांधी था, असली जो गांधी विचार थे, उसके सारे प्रतीक वो मिटा देंगे, और फिर उन्हें चाहिए वैसा गांधी लोगों के सामने लाके खड़ा करेंगे वो लोग। लेकिन आमतौर से ये देखा जाता है कि तलवार का मुकाबला तलवार से होता है और विचार का मुकाबला विचार से होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही। ये अपने विचारों से जो है वो गांधी के विचार का मुकाबला करने के लिए मैदान में नहीं आ रहे, बल्कि जो है वो विचार के मुकाबले ये तलवार लेके आ रहे हैं। तो क्या इस तरह की कोशिश कभी कामयाब हो सकती है? ये नहीं हुई, इसका उदाहरण ये 75 साल है सलीम भाई, कि गांधी की हत्या करने के बावजूद उस विचार को वो लोग नष्ट नहीं कर पाए।
और इसीलिए जब सत्ता का मद अब उनके दिमाग में चढ़ गया है तो वो समझते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह से अगर उसको नेस्त नाबूद कर दे, उसका कोई नामो निशान ना रहे, तो आने वाली पीढ़ियों को, जो आइंस्टाइन ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ियां ये मानने से इनकार कर देगी कि ऐसा भी कोई इंसान कभी हो सकता था, वो ये लोग खड़ा करना चाहते हैं कि हम कोई ऐसी निशानी नहीं छोड़ेंगे जिसका उस इंसान के साथ को मानने के लिए उपयोग हो सके। और इसलिए एक के बाद एक संस्थाएं खत्म करते जा रहे हैं, एक के बाद एक जो मेमोरियल्स थे जो उन्हें नष्ट किया जाता है या उनका ऐसा काया पलट कर दिया जाएगा कि आपको पता ही ना चले कि वहाँ का असली इतिहास क्या था। लेकिन गांधी जी जो है वो सिर्फ किताबों में या सिर्फ संस्थानों की दीवारों में और खिड़कियों में नहीं बसते, वो तो दुनिया के करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। और वो सिर्फ भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो उनके विचार पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। और ख़ुद हमारे प्रधानमंत्री भी जब देश से बाहर जाते हैं तो किसी गोडसे या किसी सावरकर का जो है उनको स्टैचू नहीं मिलता जहाँ पर कि वो अपनी श्रद्धांजलि वो कर सकें। उनको जो है वो गांधी के उसके पास ही जाना पड़ता है। तो इस तरह से ये कैसे अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं? ये उनकी दोहरी नीति है। दुनिया के सामने अपना एक दूसरा चेहरा दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली चेहरा दिखेगा तो टिका होगी, और आज वो हो रहा है। अब दुनिया की आंखें खुल रही है। 14 में जब मोदी आए तो दुनिया को ऐसे लगा था कि एक नया मसीहा मिल गया हिंदुस्तान को एक बेहतर बनाने के लिए। 19 के बाद उसका असली चेहरा दुनिया के सामने स्पष्ट होता जा रहा है और लोग समझ गए हैं कि ये कोई हिटलर से कम खतरा नहीं है। तो उनको भी अपना एक सौम्य स्वरूप दिखाना मजबूरी हो जाता है, और वो दिखाना हो तो गांधी को नमन किए बगैर छुटका नहीं है उनका। और कोई वहाँ जाके गोडसे को नमन करेंगे या सावरकर को नमन करेंगे तो प्रश्न उठेंगे। पर वहाँ पर भी गांधी के प्रतिमा के सामने सर झुकाने वाला प्रधानमंत्री के दिल में तो सावरकर और गोडसे ही होता है। तो अब जो 2024 में इनको सेटबैक हुआ और इनकी सरकार बैसाखियों पे आई, तो क्या इस बात की हम जो है वो अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लोग जो इस तरह की जो नफ़रत का जो हिसाब किताब कर रहे हैं, तो इसमें कोई कमी आएगी या ये कि ये उसी तरह चलते रहेंगे बल्कि उसमें जो है वो और बढ़ोतरी होगी? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि सलीम भाई, हम भले ये कहें कि ये सरकार बैसाखियों पर है, लेकिन उन्होंने उन बैसाखियों की कीमत परख ली है और बराबर वो उन बैसाखियों को खरीदते रहेंगे। इसलिए वो बैसाखियाँ कभी उनका साथ नहीं छोड़ने वाली, और इसलिए उनकी मनमानी करने में उनको दुश्वारी नहीं हो। हाँ, ये है कि अभी कल ही का अगर हम बताएं तो प्रधानमंत्री की जो सबसे फेवरेट एक योजना है, वन नेशन वन इलेक्शन वाली, उसका कानून लोकसभा में लाए तो बैसाखियों के बावजूद वो बहुमत नहीं जुटा पाए और मत नहीं बटोर पाए और उनको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर करना पड़ा। ये दिखाता है कि मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन ऐसी जगहों पे मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन नफरतबाजी में कमी होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तुषार साहब, कल के प्रोग्राम की कुछ डिटेल्स बताएं कि कल क्या क्या होगा। कल सुबह वहाँ राजघाट पे हम लोग सब 6 बजे इकट्ठा होने वाले हैं। वहाँ प्रार्थना होगी, सर्वधर्म प्रार्थना होगी, आश्रम की प्रार्थनाएं होंगी, और फिर वहाँ से पैदल चल के शास्त्री घाट पे जहाँ धरना देने की इजाज़त मिली है, वहाँ पूरे दिन का सत्याग्रह किया जाएगा और लोग आएंगे। और मुझे लगता है कि शायद वहीं पर प्रेस से भी मुलाकात रखने वाले हैं, तो वो होगा और फिर शाम को समापन होगा।
इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसका आपके ख़्याल में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या उद्देश्य होता है? देखिए, इसमें किसी को ये नहीं लगता कि ये सरकार इस सत्याग्रह के से डर के वो ज़मीन वापस दे देगी। लेकिन ये आवाज़ जो है वो न्याय के लिए एक गुहार है, और ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि भाई 100 दिन से अगर लोग इसके लिए लड़ रहे हैं तो उसमें कोई बहुत बड़ा कारण है। तो ये प्रश्न उठे, वही सत्याग्रह का मकसद होता है कि लोगों के दिलों में प्रश्न उठना शुरू हो कि भाई क्या ये बेकार लोग बैठे हैं, कि या दुनिया भर के देश भर से जो लोग आ रहे हैं उनको कोई काम नहीं है इसलिए आ रहे हैं, या कोई मकसद है इसलिए आ रहे हैं। तो वो बात इस से स्पष्ट होगी, और इस सरकार को भी ये पता चलेगा कि उनकी मनमानी चुप्पी साधे हुए हम सह नहीं लेंगे। हम गांधी के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं और हम उसी तरह से सत्याग्रह करेंगे। हम पत्थर नहीं फेंकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम ताकत नहीं रखते। बहुत शुक्रिया। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इस तरह से जनमानस की जो अंतरात्मा है वो जागेगी, और जब लोग जागरूक होते हैं और अपने हकूक़ के लिए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मैदान में आते हैं, तो दुनिया की बहुत बड़ी-बड़ी ताकतों को उसके सामने झुकना पड़ता है। यही इतिहास है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल ये जो जो लोग हैं, जो ज़ुल्म कर रहे हैं और जो अत्याचार कर रहे हैं और जो विचारों को जो है वो अपने बुलडोज़र से कुचलना चाहते हैं, वो जो है वो अपने उद्देश्य में नाकाम होंगे, और वो सारे लोग जो कि इनके खिलाफ़ संघर्ष करने के लिए उठे हुए हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को अदा कर रहे हैं, वो कामयाब होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, और आपके दर्शकों को सलाम।